हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन साथी में। बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर से बेहतरीन की ओर चल रही होंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर के बारे में। लेकिन करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा। सुप्रभात। जीवन का सच्चा मकसद यह है कि हम दूसरों के जीवन में एक परिवर्तन लाएं। यानी आज हम जो इस कार्य के लिए शिक्षित हो रहे हैं या जो भी हम सफल होना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सफल होने के पश्चात हम समाज में कुछ ऐसे कार्य करें कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, लोगों के लिए एक मोटिवेशनल आदमी बने। यानी मेरे कहने का सिद्धांत यह है कि हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके आधार पे हम देश, समाज, प्रकृति हर किसी में अपना योगदान दे सकें। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज के करंट अफेयर के सेशन। लेकिन करंट अफेयर सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये करंट अफेयर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सच में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले एग्ज़ाम, लोअर बीसीएस एग्ज़ाम या फिर आर ओ एग्ज़ाम या फिर पीसीएस एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको 2 जून 2026 से संबंधित सभी जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के अपडेट दे देंगे। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं करंट अफेयर के सेशन को शुरू करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो मेरा पहला प्रश्न है कि खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया। याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं, सेकंड ऑप्शन राजनाथ सिंह आ जाते हैं, थर्ड ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान आ जाते हैं और फोर्थ ऑप्शन पीयूष गोयल जी आ जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसके सही आंसर से पहले मैं आपको बताऊं मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये भारत के वर्तमान में 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और ये 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने ही नीति आयोग की स्थापना की। कब की है, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को इन्होंने नीति आयोग का गठन किया है। अगर बात करें नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया तो योजना आयोग के आधार पर लाया गया। अगर योजना आयोग के बारे में बात किया जाए कि कितनी योजना आई थी तो योजना आयोग के अंतर्गत, याद रखें, योजना आयोग के अंतर्गत 12 पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया था। कितने 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें राजनाथ सिंह की तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। ओके। और साथ बात करें अगर शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। अगर बात करें पीयूष गोयल जी के बारे में तो याद रखिएगा, पीयूष गोयल जी 2019 से 2021 तक ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान में ये वाणिज्य मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं, व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग से ये संबंधित हो जाते हैं। तो ये रहे इन सभी के बारे में कि ये वर्तमान में कहाँ पे किस पद पे कार्यरत है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान ही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान ही हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है कि खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया, तो ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पॉइंट के खेत बचाओ अभियान के बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य है मृदा की उर्वरता को बनाए रखना तथा कृषि भूमि को क्षरण से बचाना। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि फोकस रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग तथा प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देना। और थर्ड पॉइंट है लक्ष्य, किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना और सतत कृषि को प्रोत्साहित करना, ये इसका लक्ष्य होना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट के बारे में। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। किसने, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। ओके, तो चलिए चलते हैं नए प्रश्न पर। हाँ, आज का दूसरा प्रश्न है कि
आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू किया है। अब बात यहाँ पे करते हैं एमओयू क्या होता है। याद रखिएगा, एमओयू का मतलब सिंपल सा एक लाइन में याद रखिएगा कि जब दो देश, संस्थान, विश्वविद्यालय, कंपनियां या संगठन किसी कार्य में सहयोग करने पे सहमति जताते हैं तो उसे ही हम एमओयू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम एमओयू बोलते हैं। एमओयू के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इस पर किसी प्रकार का कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है, और यह दोनों पक्षों की मंशा और सहयोग की रूपरेखा को दर्शाती है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमओयू क्या होता है। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको एमओयू के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैंने फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू किया है। आपके पहला ऑप्शन है थाईलैंड, सेकंड ऑप्शन है वियतनाम, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ थाईलैंड। थाईलैंड, अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ तो याद रखिएगा कि थाईलैंड की जो राजधानी है, 1 मिनट, जो थाईलैंड की राजधानी है वो है बैंकॉक है। अब मुद्रा है थाई बहत है। क्या है? थाई बहत हमें देखने को मिल जाता है। थाई बहत हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम वियतनाम के बारे में, याद रखिएगा कि वियतनाम की राजधानी जो होती है वो हमें हनोई देखने को मिलता है। और मुद्रा है वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया वियतनाम के बारे में। अगर बात करें जापान के बारे में, किसके बारे में? जापान के बारे में, तो याद रखिएगा कि जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन। एक प्रश्न जापान से हमेशा संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है, और ये अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कि जापान की जो संसद है वो है डायट है। क्या है? डायट है। अगर बात करें सिंगापुर के बारे में तो याद रखिएगा सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर ही है और मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर हमें देखने को मिल जाता है। तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो सही आंसर हो जाता है क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम ही हो जाएगा। तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू समझौता किया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम हो जाएगा। ओके, इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने बताया इसका सही आंसर वियतनाम हो गया। उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच डिजिटल भुगतान को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना तथा फिनटेक सहयोग बढ़ाना होता है। परीक्षा उपयोगी तथ्य याद रखिएगा, यह समझौता आरबीआई और वियतनाम के केंद्रीय बैंकों के बीच हुआ, जिससे सीमा पार डिजिटल लेन देन का बढ़ावा हमें देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। याद रखिएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ शुरू की गई। आपके सामने है 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है मुंबई, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है नई दिल्ली, फोर्थ है हैदराबाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ये प्रथम बार शुरू किया गया है, विश्व योगासन चैंपियनशिप दिवस शुरू किया गया है। और इसे जो शुरू किया गया है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा। तो अब अगर हम इनके ऑप्शन की बात करें, मुंबई, याद रखिएगा जो मुंबई है, जो आपका ये मुंबई है, तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और साथ ही याद रखिएगा मुंबई की स्थापना 1 मई 1960 में हमें देखने को मिल जाता है। 1 मई 1900। अगर पूछा जाए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो मुंबई हो जाएगा और इसका द्वीप का नाम हो जाता है सॉल्सेट द्वीप हमें देखने को मिल जाता है। कौन सा द्वीप? सॉल्सेट द्वीप हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें चेन्नई के बारे में, तो चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। और वर्तमान में जो चेन्नई के नए सीएम बनाए गए हैं वो हैं विजय थैलेपति बनाए गए हैं। ये पहले फिल्मी दुनिया से तमिल फिल्मी दुनिया से संबंधित थे, परंतु उन्होंने अभी फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया है और ये वर्तमान में राजनीति क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। हालांकि अगर पूछा जाए कि इन्होंने फिल्मी दुनिया से कब संन्यास लिया या इनकी आखिरी मूवी कौन सी थी, तो याद रखिएगा इनकी जो आखिरी मूवी बनी थी वो बनी है 2024 में हमें देखने को मिल जाती है। अगर बात करें नई दिल्ली के बारे में, तो याद रखिएगा पूछा जाता है अक्सर कि नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी 1931 में हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें
अगर पूछा जाए कि हैदराबाद वर्तमान में किस राज्य की राजधानी है, तो याद रखिएगा तेलंगाना। अगर पूछा जाए कि पहले किस राज्य की राजधानी थी, तो आपको ये याद रखना है कि पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अगर आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी की बारे में बात करें तो वो हो जाती है आपको अमरावती देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके बारे में और पॉइंट के बारे में, विश्व योगासन के बारे में, याद रखिएगा नई दिल्ली में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्देश्य योगासन को वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देना और युवाओं को में योग के प्रति जागरूक बढ़ाना होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता प्रदान की है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं जो भी आपके लिए अलग से पॉइंट लिखता हूँ या फिर जो भी मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्न को तो ध्यान दीजिए, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी, क्योंकि वन लीनियर से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके सामने ये जो प्रश्न है कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत कहाँ की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए नए प्रश्न में चलते हैं, और आज का है चौथा प्रश्न है कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों का दूसरा संवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है सिडनी, सेकेंड है कैनबेरा, थर्ड है मेलबर्न, फोर्थ है नई दिल्ली। याद रखिएगा ये भारत के वर्तमान ये हैं भारत के रक्षा मंत्रियों का हमें बैठक देखने को मिल रहा है। तो यह पूछा जा रहा है दूसरा संवाद कहाँ है। अगर बात करें सिडनी के बारे में और बात करें मेलबर्न के बारे में, याद रखिएगा यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच भी देखने को मिलता है। अगर बात करें कैनबरा के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा ही हमें देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? कैनबरा ही हमें देखने को मिल जाता है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बेनीज, हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैंने अभी नई दिल्ली के बारे में आपको बता दिया कि नई दिल्ली जो है उसको 1931 में भारत की राजधानी बनाई गई है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली ही हो जाएगा। इसका भी आंसर नई दिल्ली हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नई दिल्ली है कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद परीक्षा के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तत्व है कि संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक साझेदारी को मजबूत करना था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आप समझते हो क्या होता है? कभी भी पूछा जाए इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या होता है, याद रखिएगा हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की बात किया जाता है। ये याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र से ही बनते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा रक्षा मंत्री संवाद नई दिल्ली में किया गया, जिसका फोकस यही है, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक सुरक्षा हमें देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों का दूसरा संवाद हमें नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिल जाता है? हमें नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। तो चलिए नए प्रश्न पे चलते हैं, और आज का 5वां प्रश्न है कि सेंट्रल एयर कमांड के नए AOC इन कैप्टन कौन बने हैं? पहले ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह जी हैं, दूसरे हैं तरुण चौधरी जी हैं, थर्ड है VR चौधरी जी हैं, और फोर्थ है हमारे RKS भदौरिया हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन है? RKS भदौरिया हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अमरप्रीत सिंह जी हैं, तरुण चौधरी जी हैं, VR चौधरी जी हैं, RK। अगर बात करें अमरप्रीत सिंह जी के, तो ये भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। कौन से नंबर के? 28वें नंबर के हमें वायुसेना अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। बात करें अगर हम VR चौधरी के बारे में, किसके बारे में? VR चौधरी के बारे में। तो याद रखिएगा VR चौधरी। अगर मैं VR चौधरी के बारे में बात करूं, तो ये जो VR चौधरी हैं ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और ये 27वें नंबर के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे RKS भदौरिया के बारे में, किसके बारे में? RKS भदौरिया के बारे में। तो याद रखिएगा कि जो RKS भदौरिया हैं वो भारतीय वायुसेना के 26वें प्रमुख और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इन्होंने 2019 से लेके 2021 तक
इन्होंने पोस्ट पर वर्क किया है। अगर पूछा जाए वर्तमान में ये किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो याद रखिएगा ये 2024 से राजनीति क्षेत्र से ये जुड़ गए हैं, ये राजनीति क्षेत्र से जुड़ गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तरुण चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तरुण चौधरी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये है लोगो है सेंट्रल एयर कमांड के बारे में, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तरुण चौधरी हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन? तरुण चौधरी हमें देखने को मिल जाता है। तो सेंट्रल एयर कमांड के मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें प्रयागराज में देखने को, ये हमें प्रयागराज में, 1 मिनट, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाता है ये हमें प्रयागराज में देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा कि सेंट्रल एयर कमांड हेडक्वार्टर हमें प्रयागराज में देखने को मिलता है। तो एक याद रखिएगा कि सेंट्रल एयर कमांड के नए ओएसडी कौन बनाए गए? तरुण चौधरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नए प्रश्न पर चलते हैं, और आपका अभी नया प्रश्न है कि सिंगापुर ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? पहला ऑप्शन है लक्ष्य सेन प्रणय है पहला, दूसरा ऑप्शन है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी के द्वारा, थर्ड हैं अर्जुन ध्रुव के द्वारा, और फोर्थ हैं किदाम्बी साई प्रणीत के द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाता है वो सही आंसर हो जाता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा ही सिंगापुर ओपन पुरुष युगल खिताब जीता गया है। अगर इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं तो याद रखिएगा कि पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भारतीय जोड़ी ने जीता। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की BWF वर्ल्ड टूर श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, और सिंगापुर ओपन 2026 का पुरुष युगल विजेता सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जी और चिराग शेट्टी द्वारा हुआ है। और ये जो सिंगापुर ओपन है इसे BWF वर्ल्ड टूर का प्रमुख बोला जाता है। याद रखिएगा इसका प्रमुख बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नए प्रश्न पर चलता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन। फर्स्ट है नई दिल्ली, सेकंड है मुंबई, थर्ड है कोलकाता, सेकंड है चेन्नई, फोर्थ है मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके पहले मैं बता दूं RBI की स्थापना हुई है 1 अप्रैल, कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 में हमें देखने को मिल जाता है। RBI के पहले गवर्नर जो हैं पहले गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा जो पहले गवर्नर हैं वो हैं आपके कौन है बताइए? वो हैं आपके ऑसबोर्न। कौन? ऑसबोर्न स्मिथ आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन? ऑसबोर्न स्मिथ आपको देखने को मिला। और वर्तमान अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके RBI के बारे में, RBI के गवर्नर के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हमें कहाँ देखने मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अगर RBI के बारे में और पॉइंट में बताऊँ तो याद रखिएगा कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, और RBI के जो हेडक्वार्टर वो हमें मुंबई में देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं नए प्रश्न पर। तो आज का नया प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? आपके सामने है 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 5 जून, सेकेंड है 21 जून, थर्ड है 11 जुलाई और फोर्थ है 15 अगस्त। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून, 21 जून, 11 जुलाई, 15 अगस्त। आप इस प्रश्न को बताते रहिए, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगर बात करें 5 जून को, तो 5 जून को ही हम विश्व इन्वायरमेंट दिवस मनाते हैं। अगर बात करें 21 जून के बारे में, तो अभी 21 जून को ही हम, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही हमें देखने को मिलता है। बात करें 11 जुलाई के बारे में, किसके बारे में? तो वर्ल्ड जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस हमें इसी दिवस पे देखने मिलता है। बात करें 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको, कि कभी भी पूछा जाए कि भारतीय जो झंडा फहराया जाता है तो 26 जनवरी को कब फहराया जाता है, 26 जनवरी को कहाँ पर फहराया जाता है और कौन फहराता है, और 15 अगस्त को कहाँ फहराया जाता है और कौन फहराता है? याद रखिएगा 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको फहराया जाता है, और 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। और याद रखिएगा कि जो 26 जनवरी को फहराया जाता है वो इंडिया गेट पर फहराया जाता है, और जो 15 अगस्त को फहराया जाता है वो भारत के लाल किले गेट पर फहराया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इसे मान्यता प्रदान की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता कब मिला? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 2014 को ही इसको मान्यता प्रदान दी गई है। तो योग दिवस के बारे में वन लीनियर है कि 21 जून है। सेकंड पॉइंट है यूएन द्वारा स्वीकृति है 2014 है। और थर्ड पॉइंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें 21 जून 2015 में हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं नए प्रश्न पर। अभी का नया प्रश्न है कि क्वेड सदस्य का कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा अगर कभी भी आपसे क्वेड के बारे में पूछा जाए कि क्वेड के नए सदस्य कौन बने हैं, तो याद रखिएगा क्वेड के बारे। बताइए, इसके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है रूस, सेकंड है चीन, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है ब्राज़ील। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अगर मैं बात करूँ रूस के बारे में, तो याद रखिएगा जो रूस है, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मास्को। और मुद्रा है रसियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। बात करें चीन के बारे में, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेन मिनवी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। कौन है? सी जिनपिंग हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे ब्राज़ील के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? अगर आपसे बात कर रहा हूं ब्राज़ील के बारे में, तो याद रखिएगा ब्राज़ील की राजधानी है ब्रांजीलिया। ठीक है। अगर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। एंथनी एल्बनीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया से पहले कौन कौन से थे? याद रखिएगा इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वेड का उद्देश्य क्या होता है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने की बात किया जाता है। तो क्वेड में 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुकी है। और इसका फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन के क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर और 26 जनवरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अगर बात करें 15 जनवरी को, तो याद रखिएगा 15 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सेना दिवस, या फिर हम इसे नौसेना दिवस भी, सही, राष्ट्रीय थल सेना दिवस भी हम इसे बोल सकते हैं। 4 दिसंबर की बात करें, क्या रखेगा? 4 दिसंबर को हम मनाते हैं, 4 दिसंबर को क्या मनाता है? राष्ट्रीय नौसेना दिवस, यानी इसे हम जल सेना दिवस के नाम से जानते हैं। अगर बात करें 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को ही हम मनाया जाता है भारतीय गणतंत्र दिवस। आपसे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 23 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही इसको हम मनाते हैं। अगर पूछा जाए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध के उपलक्ष्य में इसे है मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को इसी दिन नाथूराम गोडसे जी ने गोली मार के हत्या कर दी थी, इसीलिए इसे हम मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर इसके बारे में और पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर के बारे में कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नव स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो अगर इसके स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना देखने मिलती है। और इसका आदर्श वाक्य वही है, टच द स्काई द ग्लोरी। तो ये रहे आज के 10 प्रश्न। इसके बारे में मैंने आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले आया हूँ, यानी सभी का कंक्लूजन, ये जो भी आज का करंट अफेयर है। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट, आरबीआई और वियतनाम के केंद्रीय बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हमें देखने को मिल जाता है। तथ्य 2 है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। क्या? भारत का गौरव बढ़ाया है। याद रखिएगा। इसके अलावा अगले पॉइंट में चलते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने मिलता है। क्वेड के सदस्य कौन कौन हो गए हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया है। और लास्ट पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं। तो ये रहे आज के करंट अफेयर से संबंधित सारे संबंधित अपडेट, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ करंट अफेयर के 10 प्रश्न ही नहीं बताया, बल्कि करंट अफेयर के मैंने सभी ऑप्शंस के बारे में भी मैंने आपको एक विस्तृत विश्लेषण दिया। यकीन मानिए आप हम मेरे से जुड़े रहोगे तो आपको यहाँ पर एक गहन अध्ययन के साथ साथ आपको एक संपूर्ण विश्लेषण भी मिलेगा, जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। मैं बस आपसे एक ही सहयोग चाहता हूँ, मुझे बस आपके सहयोग और आपके समर्थन की ज़रूरत है। आपके सहयोग और समर्थन से मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मुझे इन सब को रेडी करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने ज्ञान को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि लोग जानें। और एक संपूर्ण विश्लेषण लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज के समय में हम करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि हम 1 लीनियर पढ़ के चले जाएं, तो 1 लीनियर से 1 पॉइंट ही पढ़ के जाते हैं, लेकिन नहीं, आज के समय में अगर हमें करंट अफेयर को विस्तृत अध्ययन करना है तो ज़रूरी ये है कि हम उसको एक गहन अध्ययन करेंगे, तभी हम करंट अफेयर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये रहा आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा आज का सेशन। और आप अभी मैं आपको शाम को दोपहर में मैं आपको 2 से 3 बजे के बीच मैं आपके ले आऊँगा आज जीके का डोज डे 4। याद रखिएगा, ये जीके के डोज डे 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, अगर आप हो सके तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। वो रहेगा आपका इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में संबंधित प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ये प्रश्न तो हैं 10, लेकिन ये 10 में अगर आपने 5+ भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और अच्छे किया तो ये आपके लिए बेहद होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 प्रश्नों के साथ साथ एक विस्तृत विश्लेषण भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बस आपसे अंत में यही कहता हूँ कि मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब on my YouTube channel, like, share and subscribe, and share your family, youth and your friend, everyone, please. Thank you so much.